और इस बीच एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी और इस वक्त वो उनके आवास पर ही मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर और इस वक्त उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कभी उनके राजनीतिक गुरु रहे और उनके साथ रहकर राजनीतिक परिपक्वता को नरेंद्र मोदी ने हासिल किया। समय समय पर उनके घर जाते रहते हैं। भारत रत्न दिया गया लालकृष्ण आडवाणी को और प्रधानमंत्री मोदी अब तीसरे कार्यकाल की शपथ जल्द ही ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आज एनडीए के नेता चुने जाने के बाद वो पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर पे और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब से चंद सेकंड पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे वहां पर और इस वक्त वो उनके आवास पर ही मौजूद है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी विनीत, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार यह बात में करती जा रही है कि उनकी सरकार बन सकती है और ऐसे में नीतीश कुमार का अगर नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में चले जाते तो सरकार बनाने का जो दावा वो कर सकते थे। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं आती क्योंकि नंबर जो है वो कम थे, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से लगातार यह बात कही जाती रही है। हमने देखा था कि जब वो फिर से वापस आए थे एनडीए में, उस वक्त भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब वहीं रहेंगे और आगे भी रहेंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर आस्था में आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा जो है जब वो पटना से दिल्ली आ रहे थे इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उस समय विजय सिन्हा की ओर से साफ तौर पे कहा गया था कि 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उस वक्त भी नेता जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। तो एक जेस्चर जो है कहीं न कहीं बीजेपी की ओर से भी दिया गया। डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि 2025 में एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो हैं वो नीतीश कुमार होंगे और कहीं न कहीं नीतीश कुमार की ओर से भी साफ तौर पे लगातार यह बात कही जा रही है कि वो अब इस बार यहीं रहेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं। क्योंकि अगर हम देखें जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चुनाव के बाद जो है कई संभावनाएं हो सकती हैं। जब वो दिल्ली आ रहे थे इंडी गठबंधन की बैठक में, उस वक्त भी उन्होंने इशारों में नीतीश कुमार को विपक्षी खेमे में आने की बात की थी। साथ ही साथ जो अन्य जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनकी भी ओर से इस तरह के प्रस्ताव जो है वो दिए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार जो है इस बार वो साफ कर चुके हैं। जब वो आए थे, जब फिर से उन्होंने आखिरी बार जब मुख्यमंत्री का शपथ लिया था, उस वक्त भी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो इस बार जो है वो एनडीए में ही रहेंगे और इस बार भी जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन की कर रहे थे, उनके जो प्रस्ताव आया था तीसरी बार प्रधानमंत्री या एनडीए के नेता चुनने का, उस वक्त भी वो कह रहे थे। एक और बड़ी बात यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक और ऑप्शन जो है वो बिहार के लिए खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की विकास जो है अब और तेजी से भी होगी। तो निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना समर्थन जो है वो चाहेंगे। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बिहार के नेता हो या फिर अगर हम देखें डबल इंजन की सरकार जो है बीजेपी हमेशा कहती है और ऐसे में अगर केंद्र में एनडीए की सरकार, राज्य में एनडीए की सरकार अगर रहती है तो विकास की कार जो है वो ज्यादा तेजी से चलेगी। बीजेपी के नेता भी ऐसी बात करते रहते थे और नीतीश कुमार ने भी अपने भाषण में कहा कि विकास जो है वो जो पिछले काफी समय से चलता जा रहा है, 15 से 20 साल से जो लगातार विकास के काम जो है उनके नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में चलता जा रहा है, वो और तेजी से चलेगा। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन तो दिया है, साथ ही साथ उनसे आर्थिक मदद की भी बात की है, पैकेज की भी कहीं न कहीं इशारों में मांग कर दी है और बहुत संभावना है कि जब हम ये बात करते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो सरकार में शामिल होंगे, मंत्रिमंडल पद को लेकर के बार्गेन करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ वो निश्चित तौर पर बिहार के आर्थिक पैकेज की भी बात करेंगे और जब वो मंत्रिमंडल के निर्माण का जो फॉर्मूला तय हो रहा होगा उस वक्त निश्चित तौर पर आर्थिक विकास को या फिर आर्थिक पैकेज की भी चर्चा हुई होगी और इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इसको लेकर के चर्चा हुई होगी और कहीं न कहीं इसको लेकर के सहमति भी निश्चित तौर पर बनी होगी। जी आस्था।
बिल्कुल बिल्कुल। और 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आडवाणी के घर पर पहुंच गए हैं पीएम, संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद, और कार्यकर्ता किस तरह बाहर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा तो आंकड़ा है। और उसके बाद अब औपचारिकताएं भी वहां तक खत्म हो गई हैं जब ये तय हो गया है कि मोदी ही तीसरी बार पीएम होंगे और वो ही जल्द शपथ लेंगे। 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। आडवाणी का सरकारी आवास है, यहीं पर रहते हैं। और इस समय दोनों तरफ आप देखें कि अगर तस्वीरें दिखाएं कि दोनों तरफ बैरिकेडिंग करके और भारी सुरक्षा बल की तैनाती है, और दोनों तरफ की ही सड़क को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है, यानी कि आम पब्लिक की जो आवाजाही उसको बंद किया गया। और फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी के घर की मैं तस्वीरें दिखाऊंगी। इस समय काफिला अंदर जा चुका है और करीब 5 से 7 मिनट हो चुका है जब प्रधानमंत्री अंदर इस समय मौजूद हैं, क्योंकि आशीर्वाद लेना जरूरी था और वो मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं कि अपने बुजुर्ग और बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेते हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मौजूद हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर के अंदर। अपडेट हमें मिल रही है, लालकृष्ण आडवाणी के घर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी हैं और इस बीच अब शपथ ग्रहण की भी तैयारियां होंगी। विनीत भी हमारे साथ हैं। विनीत, पहले से ही कई जगहों को देखा जा रहा था, जिक्र भारत मंडपम का भी हुआ, जिक्र कर्तव्य पथ का भी हुआ, लेकिन अब क्या अपडेट इसको लेकर के है कि शपथ ग्रहण 9 जून को होगा, कहां पर होगा, किस किस को आमंत्रित किया जाएगा? आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों को, जैसा कि पहले भी बताता रहा, कि जो शपथ है वो कोर्ट में ही होगा, राष्ट्रपति भवन में ही होगा। जिस तरह से मोदी सरकार ने 2014 में शपथ लिया था, 2019 में जहां पर शपथ लिया था, और इस बार भी शपथ जो है वहीं पर राष्ट्रपति भवन परिसर में ही होगा। एक और बड़ी बात आस्था है, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान जो है वो काफी रहेंगे। कुछ जो पड़ोसी मुल्कों के देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो रहेंगे। भूटान के नरेश जो है वो रह सकते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है वो रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई पद्मा अवार्डीज जो हैं उनको भी इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने पद्म अवार्ड को, लगातार यह बात में कही जा रही थी कि पद्म अवार्ड जो है खास लोगों को ही मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मा अवार्ड को जो है वो डेमोक्रेटिक किया है, डेमोक्रेटाइज किया है। अब आम लोगों को भी, गुमनाम लोगों को भी जो पद्म अवार्ड जो है वो दिए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं जिनको जो है जिन्होंने बड़े काम किए थे, लेकिन उनका नाम नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्हें भी नजर में रखा जा रहा है, उन्हें भी जो है गुमनाम लोगों को भी नाम दिया जा रहा है, उनके कामों की सराहना की जा रही है। और ऐसे लोगों को भी इस बार जो है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तो ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, पद्मा अवार्डियों को बुलाया जाएगा। विभिन्न जो बड़े हस्ती है, चाहे वो उद्योग जगत के बड़े हस्ती हो, चाहे वो अपने क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के बड़ी हस्ती हो, उन्हें यहाँ पर बुलाया जाएगा। एक और बड़ी बात है यहाँ पर आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार अंत्योदय की बात करते हैं, आखिरी पायदान के जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। और इस बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण होगा, उसमें जो सेंट्रल व्यास्टा है उससे के निर्माण से जुड़े हुए लोगों को भी शपथ ग्रहण में बुलाया जाएगा। नमो भारत हो, वंदे भारत हो, ट्रांसजेंडर के लोग हैं, या फिर जो केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं, अंतिम पायदान पर जो खड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्हें भी इस बार राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जो है वो बुलाया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगभग 8 से 10 हजार मेहमान जो हैं, जो डिग्निटरीज हैं, जो लोग हैं, उन्हें इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। और इसको लेकर के औपचारिक तैयारी जो है वो भी चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह का कार्यक्रम होगा, इसको लेकर के भी हमने देखा, न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी जिसमें जो आईएनबी मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो वहां पर गए थे कि किस तरह से बेहतर कवरेज हो, इसकी बात, इसको लेकर के भी उन्होंने पूरी तरह से रीकी कर ली है। और अब जो लोगों का मुख्य फोकस है कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को लगभग 7:15 बजे शपथ लेंगे, उस कार्यक्रम को बेहतर बनाया जाए। और इसी को लेकर के पूरी तैयारी जो है वो चल रही है। लोगों के जो लिस्ट हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं, अब इन्विटेशन जो है वो भेजे जा रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि लगभग 8 से 10 हजार लोग जो हैं, मेहमान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब शपथ लेंगे उस वक्त वो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम के साक्षी जो है वो बनेंगे। जी आस्था।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बताया किस तरह खास मेहमानों को जो बुलाया जाएगा उनमें वो लोग भी होंगे जिनको पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, देश के सर्वोच्च सम्मानों से इस बार नवाजा गया है। तो ऐसे लोग जो देश के लिए काम करते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित हो सकते हैं शपथ ग्रहण में। शपथ ग्रहण में हमने पूर्व में देखा है कि विदेशों से भी मेहमान आते हैं या उनको भी आमंत्रित किया जाता है। इसको लेके भी कोई विचार या मंथन हो रहा है कि इस बार कोई आएगा, वो कौन होगा, क्योंकि उससे भी संदेश दिए जाते हैं। विनीत जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदेशों में से भी जो है कई डिग्निटरीज जो है वो आ सकते हैं। भूटान नरेश की बात चल रही है और भूटान नरेश जो है वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जो है वो आएंगे। इसके साथ ही साथ यह भी बात आ रही है कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो इस कार्यक्रम में जो है वो आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जीत हासिल की थी, उस को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें बधाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके अभिनंदन को, उनके बधाई को स्वीकार किया था और उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको धन्यवाद दिया था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी थी। तो निश्चित तौर पर अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। साथ ही साथ रूस के भी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो तमाम देशों के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो उनके प्रतिनिधि आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई पड़ोसी मुल्क हैं, उनके भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। तो तमाम लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जो इस कार्यक्रम में आएंगे। मोदी सरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लेंगे तो उसको लेकर के जो कार्यक्रम होगा उसके वो साक्षी बनेंगे, उसके वो गवाह बनेंगे। माना यह जा रहा है कि लगभग 8 से 10 हजार लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करेंगे। वो प्रत्यक्ष तौर पर उस जो कार्यक्रम होगा उसके गवाह बनेंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के जो औपचारिक आमंत्रण है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है वो भेजा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की ओर से पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से लगातार ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि जिस तरह से विदेशी मेहमान आएंगे या फिर देश के भी बड़े बड़े डिग्निटरीज जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आएंगे उसको लेकर के जो सुरक्षा के इंतजाम होंगे उसकी भी तैयारी जो है वो की जा रही है। तो विभिन्न स्तरों पर जो है वो तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री कार्यालय से। और ये एक दिलचस्प जिसको कहते हैं शिखर पुरुष लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनकी पुत्री प्रतिभा आडवाणी भी वहां पर उपस्थित हैं और ये मुलाकात की तस्वीरें उनके घर के अंदर से सामने आ रही हैं। आडवाणी से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और किस तरह देखिए उन्होंने उनको हाथ जोड़कर नमस्कार किया, उनको फूल भेंट किए और किस तरह हाथ पकड़कर उनसे बातचीत की और उनसे इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत रत्न दिया गया है लालकृष्ण आडवाणी को हाल ही में और अपने तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण से पहले पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर ये। तो एक तरफ एनडीए के नेताओं ने अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया है, सरकार बनाने का दावा एनडीए ने पेश कर दिया है और उस बीच प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात के लिए पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी के पास। किसी समय उनके राजनीतिक गुरु रहे जिनके साथ रहकर उन्होंने राजनीतिक परिपक्वता को हासिल किया और अब राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। समय समय पर लालकृष्ण आडवाणी को नमस्कार कहने जरूर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनसे मुलाकात करने के लिए जरूर आते हैं और तीसरे कार्यकाल की भी शपथ ग्रहण करने से पहले वो पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर उनसे मुलाकात करने के लिए। और दूसरी तरफ खबर यह भी है कि मुरली मनोहर जोशी के घर भी वो जा सकते हैं क्योंकि वहां भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, यहां भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हलचल तेज है, इसीलिए लोग नाम ले रहे हैं कि मुमकिन है मुरली मनोहर जोशी के घर भी जाएं। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि एनडीए के नेताओं ने अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के नेता चुने गए, उसके बाद वो सीधा पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी के पास और दूसरी तरफ एनडीए के तमाम जो मुख्य दलों के मुख्य चेहरे थे वो पहुंचे राष्ट्रपति के पास जहां पर उन्होंने समर्थन पत्र सौंपा। और इसी के साथ अब यह तय हो गया है कि एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार, उसकी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। तो अब यह आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है कि सिर्फ शपथ ग्रहण का इंतजार
कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम कर रहे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 जून की वो तारीख जो चर्चा में है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी 9 जून का ही जिक्र किया, तो उसी से सब लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि 9 जून को ही पीएम पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उससे पहले लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे, उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी वहां पर मौजूद हैं और ये मुलाकात इस वक्त वहां पर चल रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ संदेश देती हैं, बहुत कुछ साफ करती हैं। और इससे पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई थी, जब एनडीए का नेता चुना गया था नरेंद्र मोदी को, उनको माला पहनाई गई थी, तो सभी लोग आकर उनको बधाई दे रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे। तो ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको पुष्प भेंट करके बधाई दी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका कंधा थपथपाया। यूपी में सभी जानते हैं आंकड़ों के लिहाज से एक बड़ा उलटफेर हो गया है। यहां पर INDIA गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा झटका भाजपा को दिया है और कई तरह की चर्चाएं यूपी को लेकर हैं कि आखिर यूपी में हुआ क्या। और उस बीच ये तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल से निकली, जहां पर यह संदेश दिया गया कि सभी लोग एक साथ हैं। थोड़े मुश्किल हालात जरूर हुए हैं, लेकिन सरकार उसी तेवर से चलने वाली है और उसी मंशा से चलने वाली है। यह स्पष्ट संकेत कि सब लोग साथ साथ हैं। विनीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, लालकृष्ण आडवाणी से समय समय पर मिलने आते रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन वो ओकेजन भी खास होते हैं और आज इससे बड़ा मौका क्या, अपने सरकार के कार्यकाल में तीसरे टर्म में शपथ लेने से पहले वो लालकृष्ण आडवाणी के से मिलने पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक इतिहास भी है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी देश के पीएम पद की शपथ लेंगे। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। जो पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बार लगातार अपने पूर्ण कार्यकाल में शपथ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। जिस तरह से एनडीए का की बात जो है वो आती है 10 साल तक इंडिया में रहने के बाद की बात आती है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और ढोल नगाड़ों की आवाज हर तरफ सुनाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए खेमे में इस वक्त जश्न का माहौल है। तीसरी बार उनकी सरकार बनने जा रही है और उसके लिए जो सभी औपचारिकताएं होती हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। यानी अब आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार 3.0 अपना कामकाज जल्द शुरू करेगी और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत जल्दी शपथ लेने वाले हैं। और उससे पहले वो पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर, उनसे मुलाकात करने, उनका आशीर्वाद लेने। तो ये तस्वीर सीधा आप देख रहे हैं और उससे पहले सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने सबको संबोधित भी किया और विपक्ष को निशाने पर भी लिया और उन्होंने कहा कि 10 साल में कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। एनडीए संसदीय दल के नेता के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव किया गया और फिर वो सर्वसम्मति से नेता चुने गए।